नमस्ते लवली स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा है कि सिविल कोड 1804 जिसको नेपोलियन ने स्टार्ट किया वो था क्या। आज हम लोग मिड 18th सेंचुरी के बारे में पढ़ेंगे। 1715 से ले करके 1815 तक जो सोसाइटी है उसका डिवीज़न कैसे था। अब आप ये सोचोगे कि 1804 पढ़ लिया, नेपोलियन को पढ़ लिया, उसके बाद में फिर से क्यों 1750 की बात हो रही है। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आखिर जो मध्यकालीन 18वीं शताब्दी जो थी उस समय में जो समाज है वो किस तरह से बटा हुआ था। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 1750 में आखिर सोसाइटी था कैसा। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस समय में किसी भी तरह का कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। अब है कि आप ये बोलोगे कि नेशन स्टेट क्यों नहीं था। तो चूँकि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी थी और इतने अलग अलग भाषा, बोली चाली, संस्कृति के लोग एक साथ मिलकर रह रहे थे, जिसके कारण कि किसी के दिमाग में ये ख्याल ही नहीं आया था कि नेशन स्टेट होगा क्या और होता कैसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखोगे कि ऑस्ट्रिया और हंगरी के बीच में एक एम्पायर था जिसका नाम था हैब्सबर्ग एम्पायर। यहाँ पे फ्रेंच बोलने वाले लोग भी थे, इटालियन और जर्मन भी। अब आप देखो सब अलग अलग भाषा के लोग हैं, सबकी संस्कृति अलग है, सबका बोलचाल का तरीका अलग है, रहन सहन अलग है। तो किसके दिमाग में ये ख्याल आएगा कि आखिर चलो मिल करके एक नेशन स्टेट बना लेते हैं जो अपना अपना हो। तो ऐसा कोई भी तरीका या फिर आप कह सकते हो कि आइडिया 1750 के टाइम में नहीं था। तो इस समय में नो नेशन स्टेट था। लेकिन आप देखोगे कि अब नेशन स्टेट है क्या। तो आप देखोगे कि जहाँ पे लोग एक भाषा, एक जैसे इतिहास, संस्कृति, गवर्नमेंट जो कि एग्रीमेंट के साथ बनी हो, मतलब कि जिसका अपना संविधान हो, जिसके रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हों, तो इसको नेशन स्टेट कहा गया है। तो ये नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है वो बाद में आया, लेकिन 1750 से लेकर 1850 के बीच में आप देखोगे कि इस समय में नो नेशन स्टेट ही लोगों को समझ में आता था। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जो ये नो नेशन स्टेट है, ठीक है, इसके बाद अचानक से लोगों को कहाँ से ये समझ में आया कि नेशन स्टेट होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि यूरोप में सोसाइटी आखिर किस तरह से डिवाइडेड थी। तो आपने जैसा कि पहले भी पढ़ा है, लुइस 16 का शासन हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें हम लोग, या फिर रशियन रेवोल्यूशन की बात करें, तो इस समय में राजाओं का ही आप कह सकते हो कि एरिस्टोक्रेसी रूल जो थी वो चल रही थी। तो अब एरिस्टोक्रेसी होती क्या है, तो इसके कुछ फीचर्स है, जैसे कि ये इनके पास अपनी ज़मीन होती थी, ये सब के सब फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, इनका एक अब रईस हैं, रिच हैं, ठीक है, अल्ट्रा रिच जिसको कहते हैं। तो इनका अपना स्मॉल ग्रुप ही है, अब रईसों की संख्या ज़्यादा तो होती नहीं है, तो ये कम संख्या में थे। दूसरी चीज़ है कि ये एक ही जाति या आप कह सकते हो कि एरिस्टोक्रेसी क्लास में ही ये शादी ब्याह करते थे, ठीक है। और ये सब लोग, जितने लोग भी एरिस्टोक्रेसी सोसाइटी के होते थे, ये सब यूनाइटेड रहते थे और इनके जीने का तरीका जो है वो लगभग एक समान ही होता था। तो ये मुट्ठी भर लोग थे आप कह सकते हो, लेकिन शासन सब पे करते थे क्योंकि ये रिच थे, प्रॉपर्टी थी इनके पास, रईस लोग थे। दूसरी जो डिवीज़न है वो है आपका यूरोप में पीजेंट्री क्लास की। तो ये पॉपुलेशन इनकी मेजॉरिटी थी, अब वर्कर ग्रुप था ये। दूसरी चीज़ है कि ये जो ऑटोक्रेसी जो लैंड थी, ठीक है, उसकी देखभाल ये मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो कि किसानों की जो संख्या है, जनसंख्या, वही इनकी देखभाल करती थी। आप कह सकते हो कि वर्कर क्लास जो कि एरिस्टोक्रेसी क्लास के लिए काम करते थे वो क्लास था पीजेंट्री क्लास। तो अब ये आप समझोगे कि हमने बात की है कि यूरोप में सोसाइटी 3 पार्ट्स में बटी हुई थी, तो यहाँ तो बस एरिस्टोक्रेसी और पीजेंट्री की बात हो रही नहीं, यहाँ पे एक और क्लास है जिसको कहा गया है मिडिल क्लास। अब है कि मिडिल क्लास क्या है, तो मिडिल क्लास में वैसे लोग थे जो कि यहाँ से क्या हो गया, अपराइजिंग होना शुरू हो गया, इंडस्ट्रीज़ जो है वो डेवलप हुई, वर्कर्स ग्रुप आया, ठीक है, यूनियंस बनने स्टार्ट हुए, टीचर्स, बिजनेसमैन, क्लर्क्स, डॉक्टर्स, ठीक है, इनकी संख्या जो है वो कहलाई मिडिल क्लास। या फिर आप सिंपल वे में इसको ये भी कह सकते हो कि एजुकेटेड क्लासेस थी ये, जिसने यहाँ से एक न्यू कॉन्सेप्ट को जन्म दिया जिसको कहा गया नेशन यूनिटी।
ठीक है, मतलब कि एक राष्ट्र, एक बोली चाली, एक जैसी संस्कृति, और जहाँ पे कि लोगों का अपना शासन हो। ठीक है, तो नेशन यूनिटी की बात तो इन्होंने की ही थी, जिसमें कि आपका लैंग्वेज, हिस्ट्री, ट्रेडिशन, गवर्नमेंट जो एग्रीमेंट के साथ बने वो हो। लेकिन इसके साथ साथ इनका दूसरा आइडिया भी आया यहाँ पे, वो था लिबरल नेशनलिज्म का। अब हम लोग देखेंगे कि ये लिबरल नेशनलिज्म जो है वो क्या है। तो इन्होंने डिमांड की कि इंडिविजुअल का फ्रीडम होना चाहिए, मतलब हर एक की आज़ादी का ख्याल रखा जाए, ऐसा एक राष्ट्र बने। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि इक्वालिटी हो। ठीक है, लॉ बने, कानून की नज़र में सब बराबर हो। अब ऐसा नहीं है कि भाई तुम तो एरिस्टोक्रेसी क्लास हो तो तुम कुछ भी करो और कानून जो है वो तुम्हें बचा दे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। थर्ड, इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों की सहमति से बने, या आप इसको सीधे सीधे कह सकते हो कि लोग चुने अपनी गवर्नमेंट। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने ये भी बात की थी लिबरल नेशनलिज्म के अंडर कि जो ऑटोक्रेसी रूल है, ठीक है, और वो जो बाय बर्थ एक प्रिविलेज मिल रहा है कि भैया ना तुम्हें टैक्स देना है ना कुछ करना है, लेकिन मज़े सारे लेने हैं, तो ये डिमांड किया गया मिडिल क्लासेस के थ्रू कि नहीं, जो ऑटोक्रेसी रूल है, जो चर्च का शासन है, या फिर जो जन्म के साथ जो मज़े लेने वाले अधिकार दे दिए गए, भाई उसको ख़त्म करो। जो जिसमें जितना कैलिबर है, जो जितना अपने देश के लिए काम करे, जितनी जिसकी कैपेबिलिटी, उसके अकॉर्डिंग उसको सुविधाएं दो। ये नहीं कि बस जन्म ले लिए हैं, ठीक है, और उस क्लास में जन्म लिए हैं इसलिए मज़े काटो, वैसा नहीं होगा। फिर लास्ट फीचर है इसका कि इन्होंने डिमांड की कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, संविधान बनना चाहिए, और संविधान बने और उसके साथ साथ संविधान के अनुसार, ठीक है, शासन चले, और गवर्नमेंट में जो रिप्रेजेंटेटिव है वो वोट के जरिए चुन कर आए। ऐसा नहीं है कि तुम जन्म ले लिए बड़े क्लास में तो चलो तुम्हें अब कोई ज़रूरत नहीं है कि हाँ तुम्हें वर्क करना है, तो ऐसा तुम्हें सारी प्रिविलेज मिलेगी, ऐसा नहीं है। आपको रिप्रेजेंटेटिव बनना है तो आप वोट के जरिए चुन कर आए। तो ये पूरा आप देखें कि जो 18th सेंचुरी है उस टाइम में सोसाइटी का डिवीज़न कैसा है। अभी यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है, ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो आइडियाज़ थे उनको अब पूरी तरह से अप्लाई करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स थे। ठीक है, जो मिडिल क्लासेस थी वो आइडिया को लेकर के तो आई, लेकिन किस तरह से ट्रेड बैरियर्स ख़त्म किए गए, ठीक है, फिर जो कस्टम ड्यूटीज़ है वो किस तरह से आई। तो अभी इसको हम लोग छोटे छोटे वीडियोज़ के ज़रिए आगे भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा ये टॉपिक। कोई भी क्वेरीज़ हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बोर्ड्स की तैयारी कीजिए, खुश रहिए, स्ट्रेस फ्री पढ़ाई कीजिए, और बोर्ड्स नॉर्मल एग्ज़ाम्स की तरह ही है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए।